परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब नर जनन तंत्र, इसमें मानव में आ जाता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, तंत्र मीन्स होता है सिस्टम, और जनन मीन्स होता है जो भी इसके अंग होते हैं। मेल मीन्स होता है मेल में जनन करने के लिए जितने भी अंग होते हैं उनको मिलाकर के एक सिस्टम बनता है जिसको हम तंत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होते हैं। वृषण नहीं समझे, वृषण क्या होता है? हाँ, ये बॉडी के बाहर ही क्यों होते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते हैं? 2 डिग्री टेम्परेचर, बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर इनको कम चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर रहेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से इनके अंदर जो शुक्राणु होता है वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उससे 2 डिग्री टेम्परेचर इनको कम चाहिए होता है, इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है। तो एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी नलिका, शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी होती है। एक मूत्र मार्ग होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। वृषण, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती है, ये पूछा जाता है। वृषण ग्रंथि, वृषण, इसमें एक जो वृषण होती है, वृषण में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको वृषण ग्रंथि कहते हैं। ये वृषण ग्रंथि क्या काम करती है, एक हार्मोन्स बनाती है। मेल का हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन। जब ये हार्मोन्स नहीं बनेगा तो शुक्राणु नहीं बनेंगे। ये हार्मोन्स जब निर्मोचित होता है बॉडी में, सीक्रेट होता है, सीक्रेट मीन्स होता है उत्सर्जन, निकलते हैं, वो सीक्रेट नहीं गुप्त वाला। तो जब निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, तो जाकर के वृषण से शुक्राणु का बनना प्रारंभ होता है। टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत पूछा जाता है, अभी भी तो सच हाँ, तो ये 1 नंबर का पूछा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना और लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन। जो बॉडी में चेंजेज आते हैं वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। अगर ये हार्मोन्स ना होगा तो चेंजेज नहीं आएंगे। तो ये हार्मोन्स जो होता है ये वयस को निरूपित करता है। जितने भी हमारे शरीर में जो जनन की प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है वो यही हार्मोन्स करता है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, शुक्राणुओं का नियंत्रण भी करता है। आगे है शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। जो मूत्र मार्ग होता है वहां तक वृषण कैसे, शुक्राणु कैसे पहुंचते हैं, उसके लिए एक नली होती है जिसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी नली। आगे है मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। ये दोनों से कनेक्ट होता है। एक ही, जब यहाँ पर तुमने शायद उसमें पढ़ा भी होगा जो हमने डाइजेशन सिस्टम करवाया था, उत्सर्जन सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि जब मूत्र मार्ग होता है इसका कनेक्ट मूत्र मार्ग से भी होता है। साइड में ये जब वृषण होते हैं यहाँ से, तो इससे भी जब नलिका जाती है तो इस ये नलिका जाकर के इसका भी कनेक्शन आगे जाकर के इस शिश्न में हो जाता है। इस तरीके की संरचना क्लास 8 में तुमने पढ़ी भी होगी। तो ये कनेक्शन इनका दोनों का एक ही नली से हो जाता है बाद में जाकर के। जब वहाँ पर जब ये मूत्र का विसर्जन करना होता है तो मूत्र के लिए वो टॉपिक वहाँ से रास्ता बन जाती है, और जब शुक्राणु बाहर आते हैं तो वो चीज़ यहीं से आकर के एक ही, यहाँ पर एक ही नली होती है, बस ये ध्यान रखना। जिसको हमने अभी टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि के नाम से पढ़ा था, ये शुक्राशय ग्रंथि है। तथा प्रोस्टेट दूसरी ग्रंथि है, एक और ग्रंथि है हाँ प्रोस्टेट,
ग्रंथि, एक ये भी ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या काम करती है? शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी है। यहाँ पर पीछे ग्रंथियां होती हैं, इसी मूत्र मार्ग के साथ में यहाँ पर पीछे ग्रंथियां लगी होती हैं। ये कनेक्शन इनका इनसे होता है। तो यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है वो इसको इसमें डालती है और यहाँ से ये आगे जाता है। यानी कि यहाँ पर भी आपको प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ से जब सीक्रेट होता है तो ये इसमें डाल देते हैं। इससे होता क्या है? शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? तरल माध्यम में। लिक्विड पदार्थ जो बनता है वो यही बनाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय को टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन अलग है। शुक्राशय का मतलब है शुक्र का आशय, जहाँ शुक्राणु रहते हैं। तो जिस ग्रंथि में वो रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं शुक्राशय ग्रंथि। टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि अलग है जो उसे परिवर्तन करती है। बॉडी में जो चेंजेज आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि के द्वारा होते हैं। अब शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है? ये शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी नली में डालते हैं। इनके द्वारा जो पदार्थ श्रावित होता है, जो पदार्थ निकलता है वो ही शुक्रवाहिनी नली में डालते हैं। इससे होता क्या है कि जब शुक्राणु बाहर आता है, पहले तो ये बिल्कुल ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब ये बाहर आता है तो इसके द्वारा तरल माध्यम में आ जाता है। एक लिक्विड पदार्थ उनमें मिल जाता है और लिक्विड पदार्थ मिलने के बाद में ये जो वीर होता है ये कैसा हो जाता है? लिक्विड बन जाता है। कैसे बन जाता है? लिक्विड। तो ये शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। जो इनसे जो तरल पदार्थ निकलता है, ये शुक्राणु भी होते हैं, इनको भी जीने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मरती ना हो। हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग मर जाती है। तो ये शुक्राणु भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं, फिर इनको भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रिशन के लिए फिर ये दोनों माध्यम इनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इनको पोषण प्रदान करते हैं, तब जाकर के वो एक्टिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अदरवाइज एक्टिव कितने समय तक रहते हैं? बराबर ही एक्टिव रहते हैं जी। अरे यहाँ से हार्मोन्स निकलता रहेगा, हार्मोन्स निकलता रहेगा, वो इनको लिक्विड बना करके स्टोर करके अंदर ही इनके साथ में रहता है। जब बड़ा हो जाएगा तो लिक्विड पदार्थ जब बाहर आएगा साथ में, तो वो जीवित होते हैं। तो कभी कभी तुमने देखा होगा किसी के साथ समस्या आ जाती है, बेबी उत्पन्न ना करने की समस्या खड़ी हो जाती है, दोनों के टेस्ट किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि शुक्राणु आपके कार्य ठीक से करते हैं या नहीं करते हैं, वो यही देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि से कोई सी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ग्रंथि में से अगर इसको पोषण प्रदान नहीं होगा तो ये शुक्राणु मर जाएंगे, और ये मरे रहेंगे तो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आगे चल करके वो कोई भी उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होगी। तो ये दोनों ही ग्रंथियां जो होती हैं इनको पोषण प्रदान करते हैं, जिससे कि ये शुक्राणु जो है वो जिंदा रहे और आगे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आराम से ये कर सके। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इसीलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ये जिंदा रहते हैं हमेशा, ये प्रॉपर तरीके से इनसे लिक्विड स्रावित होता रहता है। इसमें जो वृषण होता है, वृषण में लिक्विड इनसे स्रावित होता रहता है। जब जरूरत होती है तो लिक्विड ऑटोमेटिक स्रावित हो जाता है। हमें जब भूख लगती है तभी तो हम खाना मांगते हैं, हमेशा तो नहीं मांगते ना। तो जब इनको पोषण की आवश्यकता पड़ती है तभी ये हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट होता है। तो इनको लिक्विड के माध्यम का मतलब क्या है? इनको पोषण प्रदान करना और शुक्राणुओं का नियंत्रण करना। अगर ये लिक्विड स्रावित नहीं होगा ऑटोमेटिक धराशायी आते हैं, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर बनाते हैं। ये तीनों कार्य होते हैं। पहला कार्य बता दिया, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी, जब लिक्विड फॉर्म होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पानी अगर हम यहाँ डाल देंगे तो ऑटोमेटिक आगे तक चला जाएगा, और जब लिक्विड फॉर्म नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये दोनों मिलके काम करते हैं, प्रोस्टेट और ये शुक्राशय ग्रंथि, हाँ दोनों ठीक है। इसके बाद मानव नरजनन तंत्र का पूरा सिस्टम अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछली बार भी एक चित्र दे दिया था, पूछ दिया था ये कौन सी ग्रंथि है और ये कौन सी ग्रंथि है।
तो वैसे तो इस बार भी यही हुआ है मानव पाचन तंत्र का भी कुछ इसमें आता है अंडाशय, मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब वो जन्म लेती है तभी उसमें हजारों करोड़ों अंडे अपरिपक्व होते हैं। परिपक्व मीन्स होता है जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कब करेंगे? जब वो 12 की एज पार कर जाएंगे। 12-13 की एज जब पार कर जाएंगे तब उनमें स्टार्ट होता है धीरे धीरे। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करते हैं। जो अंडाशय होता है, अंडाशयों से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। इनमें 2 हार्मोन्स याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ, कहाँ है?